नमस्कार। बिहार सरकार पर माफ कीजिएगा, बिहार विधानसभा चुनाव पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। तो बिहार में 2 दौर के पोलिंग जो है, मतदान है, वो हो चुके हैं और अब तीसरे दौर का सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इस बीच हम लगातार देख रहे हैं, एक तरफ देश में हम देख रहे हैं कि रामलीला दुर्गा पूजा हो रही है और रामलीला में एक बात ये कही जाती है रामलीला के संदर्भ में कि पूरी जो रावण का वध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने लक्ष्मण रेखा को लांघा था। लेकिन हम देखते हैं कि राजनीति में और बिहार में हम देख रहे हैं कि नेता लगातार लक्ष्मण रेखाओं का उल्लंघन कर रहे हैं। क्या होगा इसका असर, क्या इसका बिहार की राजनीति पर असर पड़ेगा, इसी पर हम बात करेंगे आज। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा पर आए, आज के मुद्दे पर आए, शुरुआत में देख लेते हैं चुनावी हेडलाइंस क्या हैं आज की। बिहार में तीसरे दौर के मतदान के लिए आईटीबीपी के जवानों की भी हुई तैनाती। नक्सल प्रभावित इलाकों में खास इंतजाम। बिहार चुनाव के तीसरे चरण के लिए कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी। राहुल गांधी 26 अक्टूबर को करेंगे 3 चुनावी रैलियां। नीतीश कुमार की सफाई। 2010 के चुनाव प्रचार में नरेंद्र मोदी को बिहार आने से मैंने नहीं रोका था। कहा 5 साल बाद इस मुद्दे को उठाने का कोई मतलब नहीं। केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा, आगाह करने के बाद भी नीतीश सरकार ने जमाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र की योजनाओं का भी लोगों तक नहीं मिला लाभ। तो ये तो बात हुई चुनावी जो आज की सुर्खियां थी उनकी, और अब आज के मुद्दे की। त्योहारों का मौसम चुनावों के मौसम के बीच में आया है। उम्मीद थी कि चुनाव प्रचार के दौरान की तल्खी, कड़वाहट और निजी आरोप और प्रत्यारोप से कम इन त्योहारों के 2-3 दिन तो जनता को राहत मिलेगी। लेकिन नेता कहां मानने वाले थे। पहले भी चुनाव आयोग ने हिदायत दी थी, कड़ा रुख अख्तियार किया था, कार्रवाई की चेतावनी दी थी, लेकिन ये लोग कहां माने। सवाल यह है कि जब कानून ये बोलता है कि आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब कानून ये कहता है कि आप धर्म और राजनीति को नहीं जोड़ेंगे, जब कानून कहता है कि आप धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, तो फिर ऐसा क्यों है कि कुछ लोग, कुछ नेता बार बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई कभी किसी को रावण बताता है तो कोई किसी को विभीषण बताता है। कभी कहता है कि ये कौरवों की सेना है। ये सब जो बयानबाजी है, ये कितनी उचित है? क्या जनतंत्र में सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए चंद नेता भाषा की मर्यादा को भूलकर राजनीति के स्तर को इस हद तक नीचा गिरा सकते हैं? ये किस तरीके का संदेश है? ये किस तरीके का समाज बनाने का दावा किया जा रहा है? यही आज का बड़ा हमारा मुद्दा है। देश की जनता को, खासकर जागरूक, राजनीतिक रूप से परिपक्व और समझदार बिहार की जनता को इन चुनावों में ये तय करना है कि ये भाषा, ऐसी भावना और ऐसी सोच रखने वालों को क्या उन्हें सत्ता सौंपनी है। नरेंद्र मोदी बदल दिए हैं, फोटो सब कई एक तरह के लगाया है। 10 गो माथा है ना रावण का अलग अलग, तो वो रावण वध होगा गांधी मैदान में जैसे होता है ना। तो चुनाव में वध का मतलब ये को काटने वाला बात नहीं बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल वध हो जाएगा। हमको जीतन मांझी को विभीषण कहा तो किस दल में हम थे? नीतीश जी के पास थे, तो नीतीश जी अपने को रावण समझे, तब ना हम विभीषण हुए और बाहर चले आए। तो ये कुछ बयान आपने सुने जो चुनावों के बीच में इस वक्त चल रहे हैं। रावण, विभीषण, रामलीला लग रहा नहीं कि देश के कोने कोने में हो रही है, बल्कि बिहार में जो है रामलीला को लेकर कुछ ज़्यादा ही इस तरह की चुनाव में जो रामलीला चल रही है, और इस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि इसको रामलीला नहीं कहनी चाहिए, चुनाव में दूसरी लीला, इसको वोट लीला कहना चाहिए। हमारे साथ 2 मेहमान आज स्टूडियो में मौजूद है बात करने के लिए। हमारे साथ ज्ञानेंद्र नाथ भरतरिया जी हैं और प्रदीप सिंह जी हैं, 2 वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत आपका। प्रदीप जी, जब इस तरह की भाषा सुनते हैं तो दरअसल ऐसा माना जाता है कि नेता जब भाषा की मर्यादा तब लांघते हैं जब या तो उनको लगता है कि उनकी जमीन दरक गई है, खिसक गई है, या उनको लगता है कि जो सवाल उनसे जनता पूछ रही है उसके जवाब नहीं है, तो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करो, या एक तरह की जो है कह सकते हैं कि जब घबराहट होती है। क्या आपको ऐसा लगता है बिहार में इस तरह की भाषा इसीलिए चुनाव के बीच में आ रही है बार बार?
नहीं, देखिए आपने जो दो बातें कही वो तो हैं ही। देखिए एक तरह की खींच है जो अपने विरोधी पर निकालने की कोशिश होती है। दूसरा, इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने का मतलब है कि आपको लगता है कि आप अगर संयत सभ्य भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी बात लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। ध्यान आकृष्ट करने के लिए इस तरह की हरकत नेता हो या जो भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करता है वो करते हैं कि इस बहाने, वो जो कहावत है कि बदनाम हुए तो क्या नाम ना होगा, उस तरह की बात है कि इस तरह की बात बोलें जिससे लोगों का ध्यान आकृष्ट हो। हमारे समर्थक खुश होंगे, हमारे विरोधी नाराज होंगे, आलोचना करेंगे, लेकिन चर्चा में तो हम रहेंगे। लेकिन 80 और 90 के दशक का बिहार नहीं है कि जहां पर आप 80 और 90 के दशक में बिहार में इसी तरह की भाषाओं को इस्तेमाल करते थे। खास करके लालू जी तो इस तरह की जो भाषा का इस्तेमाल करना या टेलीविज़न पर कुछ का कुछ कह देना या फिर वो जो टेलीविज़न के सामने जो नाटक करते थे वो वोट दिलाता था। लेकिन अब शायद बिहार बदल गया है, ऐसा नहीं, लगता है। 80-90 के दशक से पहले भी भाषा का स्तर कई बार चुनावों में इससे भी खराब होता था। लेकिन जैसे जैसे टेलीविज़न 24 घंटे का आया है, लोगों में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी है, उसके बाद लोग अपेक्षा करते हैं कि हमारे नेताओं का आचरण ऐसा होगा जिसको हम फॉलो कर सकें, जिसको हम आदर्श के रूप में पेश कर सकें। लेकिन जिस तरह की बातें चुनाव में नेता करते हैं, चुनाव के बाद भी करते हैं, चुनाव में ज़्यादा होता है, उस समय ध्यान भी ज़्यादा होता है, इसलिए भी उसका असर ज़्यादा होता है। तो जिस तरह की भाषा आप इस्तेमाल करते हैं उससे आप अपने स्तर को बता रहे हैं जी कि आपकी सोच क्या है, आपकी राजनीतिक शैली क्या है। उस तो ये किसी कानून से देखिए नहीं रुकने वाला है। चुनाव आयोग सख्ती करे, चेतावनी दे, उनको मालूम है कि चुनाव आयोग इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। अगर चुनाव आयोग को ये अधिकार मिल जाए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करने वालों को चुनाव लड़ने से रोक दिया जाए तो इसका असर हो सकता है। दूसरा है जो सबसे कारगर तरीका है वो मतदाता का। मतदाता ऐसे लोगों को चिन्हित करे कि इस तरह की भाषा जो राजनीति का स्तर गिरा रहे हैं, जो पब्लिक डिस्कोर्स का स्तर गिरा रहे हैं, उनको हम विधानसभा, लोकसभा या किसी सदन में न भेजें। ना तो ये फैसला जो है जनता करे तो ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन ज्ञानंद जी, सवाल यही है कि जनता इस तरह की जो जब भाषा का इस्तेमाल होता है, जब मर्यादाएं तोड़ी जाती है, जनता कैसे इसको लेती है आज के दौर में, और आज के दौर में बिहार में कैसे लेती है, इसको कैसे, क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें क्या है कि जिसको हम कहते हैं ना कि पोलराइजेशन हो चुका होता है। कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छी तरह से भाषा को समझदारी के ढंग से समझते हैं, मुद्दों को समझते हैं, वो शायद इस तरह की बातों में नहीं आते होंगे। लालू जी पॉलिटिकली बहुत समझदार व्यक्ति हैं, ऐसा कतई नहीं है कि वो जिस तरह का बोलते हैं वैसे ही वो वास्तव में है। जैसे उन्होंने जब कहा कि रावण का वध होना होगा तो तुरंत समझ गए थे कि वो उनसे गलती होने जा रही है, तो उन्होंने वध शब्द को करेक्ट करके फिर कहा कि राजनीतिक वध होगा। बात आती है कम्युनिकेशन लेवल की जी। हम अपने संवाद का स्तर इतना छिछला ले जाएं या इतना नीचे ले जाएं तो जाहिर तौर पर हम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से जिन लोगों से बात करना चाहते हैं उनके बारे में ये मान के चलते हैं कि उनकी समझदारी का स्तर उतना ही नीचे होगा। हाँ। इस तरह का एक पोलराइजेशन पैदा करने की कोशिश होती है कि साहब हमें इसी कॉन्स्टिट्यूंसी से बात करनी है, इतनी ही बात करनी है और इनको यही भाषा समझ में आएगी। दूसरा इसका एक एटीट्यूड, इसका एक जो पक्ष है वो थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक जाता है। कुछ जातियों में, कुछ समुदायों में एक टेंडेंसी होती है कि अगर आप, जैसे हरियाणा के चुनाव में ये बात बहुत आसानी से देखी जाती है कि जो जितनी उद्दंड भाषा का प्रयोग करता है, जो ज़्यादा जोर से बोलता है, उसको उतना बड़ा नेता मान लिया जाता है। ये स्थिति हरियाणा में मानी जाती थी। ये स्थिति कुछ और राज्यों में भी है, बिहार में भी है, कुछ और विशेष स्थितियों में लागू होती है। और मेरे विचार से लालू जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं। उनका टारगेट रहा होगा कि वो ऐसे लोगों को अपील करें जो इस उद्दंडता से सहमत होते हों, उससे उनके साथ वो उनका नेतृत्व अपने हाथ में रखना चाहते हो। ये एक सोचा समझा, पर ये भाषा उनके मुंह से अनायास नहीं निकली किसी का। इसका मतलब उन्होंने सोची समझी एक, मेरा मानना है कि ये सोचा समझा जुमला होता है, इस भाषा का इस्तेमाल किया। तो पर सवाल है कि अगर सोची समझी भाषा के उसके रणनीति के तहत आप कर रहे हैं तो भी जैसा प्रदीप जी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग करीब करीब कुछ नहीं कर सकता। हालांकि चुनाव आयोग बार बार उनको एक बार नोटिस भी दे चुका है, कहा इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करें। लेकिन उसके बाद फिर क्या, फिर क्या हम किस तरह के चुनाव हम लड़ रहे हैं? देखिए, दुनिया के कुछ लोकतंत्रों में इस तरह का प्रावधान है कि जो रिपीट ऑफेंडर्स होते हैं, जो बार बार एक ही तरह की गलती करते हैं, उनको चुनाव आयोग पनिश करता है। और उस पनिशमेंट में सिर्फ ये नहीं है कि आप चुनाव नहीं लड़ सकते, लालू जी तो वैसे भी नहीं लड़ सकते,
तो वो इसका अर्थ ये नहीं हो सकता कि वो कुछ भी भाषा बोलने के लिए स्वतंत्र हो गए। वो उनको बाकायदा भौतिक पनिशमेंट भी देता है, कई बार जेल लाने तक के प्रावधान होते हैं। अभी अमेरिका में चुनाव की तैयारियां शुरू हुई हैं और अभी से ड्रम बजना शुरू हो गए हैं कि फलाना व्यक्ति जेल जा सकता है। खैर, मैं वापस आ रहा हूँ उसी पॉइंट पे कि आप कह रहे हैं कि ये चुनाव कैसे हुआ। उनको जब इसी ढंग से किसी को अगर चुनाव लड़ना हो, उसने सोच लिया हो कि नहीं मुझे यही बात करनी है, इसी ढंग से इसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए बात करनी है, तो वो इस तरह की राजनीति कर सकता है। जो इसका परिमार्जन है, वो परिमार्जन हम कर रहे हैं, मीडिया कर रहा है, जहां हर तरह की बात हर व्यक्ति के पास पहुंच रही है, उसको सारी बातों को तुलना करने का मौका नेताओं को लगता है कि मीडिया में भी इस तरह के बयान दे दो तो ज्यादा सुर्खियां बनती हैं, साउंड बाइट ज्यादा कैची हो जाती है, ऐसा नेताओं को लगता है। ये एक मैंने फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वो सोचा समझा ढंग से होता है। उन्हें मालूम है कि मैं ऐसा कहूंगा तो आज की टीआरपी मेरी, मैं ऐसी हरकत करूंगा तो आज की टीआरपी मेरी। इसमें सिर्फ वो बोलना ही नहीं है, कुछ और भी हरकतें हो सकती हैं। तो वो सब तरह के स्वांग होते हैं, कई तरह के नाटक होते हैं, कभी कुछ टूट के गिरने लगता है, कभी कुछ अचानक कोई चमत्कार होने लगता है, हर तरह की स्थितियां होती हैं। लेकिन अब इनका नेमेसिस, इनका जो अंत है वो ये है कि चूंकि 24 घंटे का टेलीविजन है, अखबार है, मीडिया है, वो सारे तरह की बातों को या उनमें से ज्यादातर बातों को सामने रखता है। तो व्यक्ति के पास, जो आम नागरिक है, उसके पास ये पूरा विकल्प होते हैं कि वो देख सकता है कि किसने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, वो उस चीज को समझता है। प्रदीप जी, जो बात ज्ञानंद जी कह रहे हैं कि लालू जी तो समझदारी से एक मैसेज देने की कोशिश अपने वोटर को कर रहे हैं, तो फिर सवाल है कि परिमार्जन के रूप में जो हम बात कर रहे हैं वो क्या होगा? क्योंकि अगर उनका वोटर इसी तरह की भाषा को पसंद करता है, उनके मुंह से बोला जाना, तो फिर सवाल यह है कि ये तो फिर सोची समझी चाल है, फिर उसका आपके पास क्या तोड़ है? नहीं, देखिए, ऐसा है कि लालू प्रसाद यादव जब से राजनीति में आए हैं, खास तौर से जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, उससे पहले और उसके बाद से उन्होंने एक तरह की भाषा, एक तरह की शैली, भाव भंगिमा को अपना यूएसपी बना लिया। तो चूंकि शुरू में ये नयापन था, उसमें भदेसपन था, तो लोगों को, बहुत से लोगों को पसंद आया, उस पर उनको वाहवाही भी मिली, उनकी प्रशंसा भी हुई, उनके प्रशंसक भी खुश हुए। तो उसको, उनको लगता है कि अब यही हमारा जो है तरीका, यही कारगर है, यही काम आएगा। लेकिन आप देखिए कि 2004 के बाद से, 2004 में लोकसभा में बड़ी जीत हुई थी आरजेडी की, उसके बाद से लालू प्रसाद यादव की पार्टी नीचे जा रही है, ग्राफ। चाहे 2005 का असेंबली का इलेक्शन हो, चाहे फिर 2009 का लोकसभा इलेक्शन हो, 2010 का विधानसभा चुनाव हो, उनको फिर जनता ने मौका नहीं दिया। लेकिन उन्होंने या उनकी पार्टी ने ये सोचने की जरूरत नहीं समझी कि हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो राजनीति की शैली है, वो उसका शायद समय खत्म हो। हर चीज का इस्तेमाल का एक समय होता है, एक्सपायरी डेट के साथ एक्सपायरी डेट होती है। तो उसको शायद रियलाइज नहीं कर रहे हैं। इस चुनाव के बाद अगर उनकी पार्टी हारती है, जीत गई तो उसको ये जीत का फॉर्मूला मानेंगे, उसको और आगे बढ़ाएंगे। अगर हार गए तो शायद चिंतन वो करें। लेकिन एक बात जो ज्ञानंद जी आपने कही, आपने बाकी देशों का उदाहरण दिया, हिंदुस्तान की आपने बात की, हिंदुस्तान में भी कुछ हद तक कभी कभी चुनाव आयोग थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाता है, हम देखते हैं कई नेताओं पर पाबंदियों का असर पड़ता है। लेकिन शायद जो आपने कही कि लालू जी की बात जो कर रहे हैं, अगर लालू जी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो शायद उसके पीछे एक कारण, उनको लगता है मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं ना मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, ना मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तो हो सकता है ये भी बात हो, इसलिए वो इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल। संयोग है कि मैं दोबारा हरियाणा कोट करने जा रहा हूँ। हरियाणा में जब अभी विधानसभा चुनाव हुए तो वहाँ आईएनएलडी के जो सुप्रीम नेता हैं ओम प्रकाश चौटाला जी, उन्होंने चुनाव प्रचार करना शुरू किया जमानत पे बाहर निकल के। उन्होंने ये तक कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और ना केवल मुख्यमंत्री बनूंगा बल्कि तिहाड़ से सरकार चलाऊंगा, जो भौतिक तौर पर, कानूनी तौर पर, नैतिक तौर पर कैसे भी संभव नहीं था। लेकिन कहा उन्होंने, उनको लगता था कि शायद उनके वोटर को यही सुनना चाहता है, पर जैसा प्रदीप जी ने इशारा किया कि नहीं सुनता। वोटर आपकी समझदारी से ज्यादा समझदार हो चुका है। हाँ, एक कदम आगे निकल चुका है, आप शायद रियलाइज नहीं कर पा रहे। आप जब चुटकुले सुनाते हैं, प्रदीप जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब आप कोई चुटकुला सुनाते हैं, सुनने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही चुटकुला दोबारा कोई व्यक्ति सुनाएगा तो आप उससे झुंझलाहट महसूस करने लगेंगे, हाँ सुना हुआ है। तो अब लालू जी की जो भी शैली है, उत्तर प्रदेश में भी जिन नेताओं की जो शैली रही, हमने देखा है बार बार, उस शैली को पब्लिक ने, जिस शैली में कोई कंटेंट नहीं था जी,
कोई उसमें तत्व नहीं था, सिर्फ हवा हवाई बात थी, उस शैली को लोगों ने पूरी तरह खारिज किया। तो फिर से वही हरियाणा वाली बात पे पहुंचता हूं कि इसका परिमार्जन पब्लिक कर लेती है। पर प्रदीप जी, हम सिर्फ लालू जी की बात क्यों करें, बाकी नेता भी इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, और भी तमाम पार्टियों के नेता इस तरह के, विभीषण की भी बात हो रही है और भी कई तरह की बातें हो रही है। तो ये ट्रेंड जो है ये हर चुनाव में हम देखते हैं, लेकिन ये सवाल है कि कहीं तो इस पर अब विराम लगना चाहिए। हम बार बार कह रहे हैं देश की राजनीति बदल रही है, देश का वोटर बदल रहा है, वोटर ज्यादा जागरूक हो रहा है, वोट प्रतिशत जिस तरह से बढ़ रहा है उससे लग रहा है वोटर जागरूक हो रहा है, पर नेताओं के स्टाइल, नेताओं की भाषा नहीं बदल रही। नहीं, देखिए, जब तक आप चुनाव आयोग की साख और उसके प्रभाव की रक्षा नहीं करेंगे, उसका जिम्मा सरकार पर है, जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं उन पर है। 2012 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ, एक केंद्रीय मंत्री ने चुनाव आयोग को चुनौती दी, बिल्कुल, कि आपके मना करने के बावजूद हम ये बात बोलेंगे, जो करना हो कर लो। मुख्य चुनाव आयुक्त ने उसको गंभीरता से लिया और राष्ट्रपति से शिकायत की कि इस मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राष्ट्रपति ने आगे की कार्रवाई के लिए वो मामला प्रधानमंत्री के पास भेज दिया और कुछ नहीं हुआ जी। अगर उसको उदाहरण बनाकर कार्रवाई की गई होती तो बहुत से लोग, सब तो नहीं, बहुत से लोग इस तरह का आचरण करने से पहले 100 बार सोचते। लेकिन जब आप चुनाव आयोग की गंभीरता के उसके प्रभाव को इस तरह से कम करेंगे कि हम कुछ भी कह के बच के निकल सकते हैं। देखिए, चुनाव की बात हो या दूसरे अपराध की बात हो, जब तक जो अपराधी है या अभियुक्त है या जिसके मन में कानून तोड़ने की इच्छा है, उसके मन में कानून का डर नहीं होगा, तब तक वो मानेगा नहीं। जब उसको लगेगा कि हम बच के नहीं निकल सकते, अगर हमने गलती की तो हम पकड़े जाएंगे, हमको सजा मिलेगी, ये जब तक उसके मन में नहीं आएगी बात, तब तक उसको रोकना बहुत मुश्किल है। उनको लगता है कि इससे हमारा फायदा हो रहा है, चुनाव में फायदा हो रहा है, चुनाव आयोग बोलता रहे, चेतावनी दे देगा, चिट्ठी लिख देगा, बस उससे ज्यादा क्या होगा। पर इससे ज्यादा क्या होगा, और चुनाव आयोग जाहिर तौर पर अभी इतना हमें लगता नहीं कि इन सब चीज़ों को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है, और इस तरह की ताकत भी शायद नहीं है, जैसे कि हमारे दोनों मेहमान बता रहे। तो फैसला जो है जनता को करना है और जनता के हाथ में लगाम है। जनता चाहे तो इस तरह के नेताओं को सत्ता में आने से रोककर जो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं सबक दे सकती है, और अगर एक बार सबक मिलेगा तो जाहिर तौर पर नेता इस तरह की भाषाओं का इस्तेमाल करने से पहले 100 बार सोचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ज्ञानंद जी और प्रदीप जी, यहाँ जुड़ने के लिए हमारे साथ। और जनादेश में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद हम आपको वोटर चौक ले चलेंगे एक नई जगह पर। देखते रहिए डीडी न्यूज। आ गया है नया 40 हॉर्स पावर खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI, 158 NM का सर्वश्रेष्ठ टॉर्क और जबरदस्त पावर, इंजन जो दे शानदार माइलेज, खेती के लिए खास गियर स्पीड्स और 1500 किलो की लिफ्ट कैपेसिटी। खेती का बॉस महिंद्रा 415 DI। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। जनादेश में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज आपको वोटर चौक में लिए चलते हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंटा घाट सब्जी मंडी, जहां की जमीनी हालात का जायजा लिया हमारे संवाददाता राजेश राज ने। वोटर चौक में हम पहुंच चुके हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पटना में, जहां पर अंटा घाट और महेंद्रू घाट में सब्जी लेकर दियारा क्षेत्र से लोग नाव से अभी भी सब्जियां यहां लेकर आते हैं और फिर बाजार में जाकर उन सब्जियों को बेचते हैं। क्या उनका जीवन इन सब्जियों के बेचने से चल पाता है? इसी की हम करेंगे आज खास पड़ताल और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन सब्जी विक्रेताओं की माली हालत कैसी है। सरकार कहाँ कुछ दे रहा है, हम सबके, हम सब गरीब मोड़ रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, सीढ़ी पर चढ़ के मोड़ रहे हैं। पहलेजा घाट, सबलपुर और सोनपुर से जो सब्जियां अंटा घाट मंडी में पहुंचती हैं
उन सब्जियों का जायजा लेने के लिए हम अब पहुंच गए हैं अंटा घाट मंडी में, जहां पर बहुत सारे दुकानदार भाई हैं। उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सब्जियां बेचकर उनका भरण पोषण हो पाता है, उनका परिवार चल पाता है। सब्जी जो है वो घाट से लाते हैं आप लोग नाव पर चढ़ करके और फिर इन बाज़ारों में ला करके बेचते हैं। क्या लगता है कि कितनी परेशानी होती है आवाजाही में नाव से सब्जी लाना? बहुत ज़्यादा परेशानी है, लेकिन कोई तो साधन है नहीं नाव छोड़ के। पार वार करना है तो नावे से हम लोग का पार है, तो कोई साधन थोड़ी है, पुल उल थोड़ी है कि हम लोग का जैसे कि जो यहाँ से निकल के जाते हैं, जीत के जाते हैं, तो फिर जैसे बिहार सोनपुर तरफ कुछ नहीं ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है। ध्यान देता तो आज ऐसी ही परेशानी हमारे दियर का नहीं रहता। खेती में क्या लगता है कि खेती में कितना मुनाफा अब रह गया है? बीज सही निकला, फसल तैयार सही है तो 2 पैसा आ गया, नहीं तो 2 पैसा का लगाने जैसे 4 पैसा भी खत्म हो जाता है। कठिनाई है सर कि वहाँ से हम लोग खरीद के लाते हैं, यहाँ अगर जो बाजार चला तो 2 रुपया हुआ, नहीं तो लॉस से हो गया। पहले तो सीधे नाव से पार उतार लेते थे, अब महेंद्रू घाट से पार उतरता है। एक तो बहुत परेशानी है, अब पिकअप वैन का खर्चा अलग। परेशानी तो होना ही है, जब पानी भाग जाएगा तो परेशानी होना ही। सब्जी लाने के लिए वो तो काम करना ही पड़ेगा, ऊपर से गरीबी है, काम करना ही पड़ेगा, सब्जी अवे करेगा। जो ज़रूरतें हैं परिवार की, वो सब्जी का व्यवसाय करने से पूरा हो रहा है? तो पूरा कैसे होगा, पूरा नहीं हो पाएगा। बेरोजगारी है तो फिर कमाई घटवे करेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी समझिए कि घटेगी तो समझिए कमाई बढ़ेगा। ये 150-200 रुपये में बच्चों का भरण पोषण और फिर परिवार का काम ये तो नहीं चल पाता होगा? नहीं चल पाता। तो कई बार तो कर्ज भी लेना पड़ता होगा। कर्ज लेते हैं, जैसे किसी से आता है लगाने के लिए कर्ज, तो 5% 10% का कर्ज लेते हैं। क्या करें नहीं करें, मन तो करता है कि सब्जी छोड़ छाड़ के इधरों निकल जाए। 30 साल पहले और आज में सब्जी के व्यवसाय में कितना अंतर आ गया? बहुत अंदर आ गया, घाटा हो रहा, बाल बच्चा पोषण रहा यार सब भाव में। गंगा मैली हो गई, गंगा दूर चली गई, लिहाजा अब पिकअप वैन और गाड़ियों का सहारा लेकर भी सब्जियां लाई जाती हैं। नतीजा सब्जियां महंगी हो चली, लाल कार्ड और बीपीएल जैसी सुविधाएं भी अब तक प्राप्त नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा गरीबी से जूझना होता है। बोटर चौक में बस इतना ही, किसी दूर मिलेंगे, तब तक मुझे और मेरे कैमरा टीम अभयकांत शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ये तो वोटर चौक आपने देखा, लेकिन आपको आज एक और वोटर चौक में लिए चलते हैं, कुछ और मतदाताओं के मन की बात जानने के लिए। आपको लिए चलते सीधा डुमराव विधानसभा क्षेत्र, जहां नुआव गांव के निवासियों की समस्याओं और उनके मुद्दों को जानने का प्रयास किया हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। बिहार के चुनावी महासंग्राम में अंतिम फैसला तो जनता को करना है और जनता के नब्ज को टटोलने, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानने समझने के लिए हम पहुंच गए हैं डुमराव विधानसभा के नुआव गांव में। और यहां पर जो जनता जनार्दन मौजूद है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्या मानते हैं कि सबसे अहम चुनाव में क्या है और क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं, उन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। आप बताइए कि क्या लगता है कि आपकी जो विधानसभा है इसमें ज़मीनी मुद्दे उठाए जा रहे हैं? ज़मीनी मुद्दे उठाया जा रहा है, जो भी मुद्दा उठाया जा रहा है अपने अपने लिए उठाया जा रहा है और अलग अलग सबका अपनी पार्टी से मतलब है कि मेरी पार्टी जीते। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आज के डेट में कोई भी पार्टी सही नहीं है। क्या लगता है कि मुद्दे क्या हैं डुमराव मुद्दे में सबसे बड़ा मुद्दा है कि विकास हो, और विकास जो क्षेत्रीय नेता है वही विकास कर सकता है, यही लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। समस्याएं क्या है, आपको क्या लगता है, दिक्कत क्या है? आप तो फावड़ा उड़ा लिए बैठे हैं। जो पार्टी विकास करे उसको हम वोट देंगे। अच्छा ये बताइए, फावड़ा किसका है सर? आपका खेत जा रहे थे कि बस ऐसे ही लिए हुए हैं? खेत जा रहे थे। किसानों का क्या मुद्दा है आपको लगता है? किसानों क्या है, पानी मिल जाए, मलई बराज से हमारे यहाँ पानी परमानेंट मिलेगा ताकि हम किसानों का खेती करने की सुविधा हो। लेकिन अभी तक नहीं मिला है। लेकिन उसमें 50% का व्यवस्था किया गया है, अभी तक नहीं मिल पाया है। खेती करते हैं हाँ। किसान खुश हैं कि दिक्कत में है? दिक्कत में है कि समय पर खाद वगैरह बीज वगैरह नहीं मिलता है, जो जरूरत होता है उस टाइम में नहीं मिलता है, बहुत लेट से मिलता है, जिससे कि मैंने किसान को तो तत्काल चाहिए, उस टाइम में बहुत महंगा मिलता है, सामान बहुत महंगा मिलता है, किसान बहुत महंगा मिलता है। और दाम मिल जाता है धान वान का ठीक ठाक? नहीं मिलता है। सिंचाई नहीं हो पा रहा है, सरकारी बोरिंग तो पूरा बंद है,
कब से चाय की दुकान चला रहे हैं भैया? 20 वर्ष हो गया सर। 20 वर्ष में आपको लगता है कि मुद्दे बदले हैं कि चुनाव दर चुनाव बस वही बात होती है? ना मुद्दा उद्दा सब कुछ नहीं है सर। इस बार चुनाव में कुछ नया है क्या? कुछ अलग बात हो रही है कि बस समझ अलग नहीं है? जे बनी से लूटा ही खाती न, अपना लूटे खाती, पब्लिक खाती ना। पब्लिक कहते हैं दबा के मुँह देवे के बाद। हाँ, पब्लिक का काम नहीं करते हैं। कहाँ पब्लिक के मोए खेत सूखा तरह से स्टेट ट्यूबवेल है गाँव में 4 गो और जो सन 74 से बन बिया जिन हिले करे कि औसो चालू हो जाई, चालू होते रह गई। क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। किसानों की जो दिक्कतें हैं दूर हुई हैं कि बस सब वादा रहता है? दूर क्या है, जब वही हाल है, जब बोरिंग चल रहे हैं तो दूर क्या, बारिश हो ही नहीं रहा, सूखा पड़ रहा है। दादा क्या करते हैं आप? हरियाणा में हम टेक्सटाइल में काम करते हैं। अच्छा, तो वहाँ बाहर क्यों जाना पड़ा काम करने के लिए? काम करने के लिए मतलब कि उद्योग में तो जैसे काम नहीं यहाँ पर जैसे है, तो हम लोग पढ़ लिख कर डुमराव फैक्ट्री में काम करते थे, इसके बाद हरियाणा चले गए। हाँ, वहाँ पर नौकरी करनी करने मन होता होगा कि गांव में ही काम करें, अपने आसपास काम करें। मन होता है, लेकिन और समस्या के लिए तो बाहर जाना ही पड़ता है। बिल्कुल, ये डुमराव विधानसभा है, उसके नुआव गांव में हम मोटर चौक में मौजूद थे और यहाँ पर हमने जनता की राय जानी कि आखिर उनके अहम मुद्दे क्या हैं। कैमरामैन जेपी सिंह के साथ मैं शैलेंद्र मिश्र, मोटर चौक के लिए, डुमराव। तो वोटर चौक के बाद चुनाव से जुड़ी कुछ अन्य खबरें देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में। ढाका विधानसभा में भाजपा नेता सुशील मोदी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। जो भाजपा का नहीं हुआ वो लालू का क्या होगा? लालू यादव ने बीजेपी को बताया दलित विरोधी। जवाब में भाजपा प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने कहा, दलितों का सम्मान करने वाली पार्टी है भाजपा। उल्टे लालू के राज में कभी सुरक्षित नहीं रहे दलित। मधुबनी की चुनावी सभा में बोले नीतीश कुमार, भाजपा धर्म व जाति के नाम पर समाज को बांट रही है। कहा, सूबे में न्याय के साथ हो रहा है विकास। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, बिहार के लोगों में परिवर्तन की ललक। किया दावा, भाजपा एनडीए की बनेगी सरकार। जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी का बयान। कहा, पहले दोनों चरणों में महागठबंधन को मिला है जनता का भारी समर्थन। लोजपा अध्यक्ष रामविलास पासवान का लालू पर वार। कहा, जो बेटे को नहीं पढ़ा सका वो बिहार को क्या पढ़ाएगा। और इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी डीडी न्यूज पर। आप देखते रहिएगा। इस बीच खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन चलते चलते आपसे एक बार फिर अपील कर दें, 28 तारीख को तीसरे दौर की पोलिंग होनी है। अगर आप बिहार में उन इलाकों में हैं जहां पर तीसरे दौर की पोलिंग होनी है तो अपना वोट जरूर डालिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार। जनादेश के